हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज की इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार एवं बाजार नियंत्रण नीति। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग हर बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक तो अच्छे से तैयार कर ही लेना चाहिए। इसमें बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों एवं बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए, अथवा अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें, अथवा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करें, है ना। तो इस टाइप के सवाल जो हैं इससे बनते हैं, तो उसका कैसे आंसर लिखा जाए इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे चर्चा की है आज। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और कैसे इसका एक जो है संतुलित आंसर लिखना चाहिए जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा मार्क्स ले आ सकें आप लोग। तो आइए उसका हम लोग देखते हैं आंसर कैसे होता है। यहाँ पे देखें कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने एक सुनियोजित आर्थिक नीति अपनाई थी। हालांकि उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति उसके राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी, जिसमें वह पूर्णतः सफल भी रहा। बाद में उसकी इस आर्थिक नीति से प्रभावित होकर उसके परवर्ती शासकों में शेर शाह तथा अकबर ने भी उसका अनुसरण किया। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और इसके लिए सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में सुधार करना आवश्यक था, और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार दो उद्देश्यों से प्रेरित था। पहला, राज्य के लाभ में अत्यधिक वृद्धि जिससे एक विशाल सेना का गठन किया जा सके, और दूसरा, मध्यस्थ भूमिपतियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करना, क्योंकि ये राज्य को पूरा लगान नहीं देते थे और कृषकों का शोषण करते थे। साथ ही साथ इस वर्ग द्वारा उत्पन्न विद्रोह एवं उपद्रव की समस्या का समाधान हो सके। तो इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही अलाउद्दीन ने जो है बाजार नियंत्रण नीति या आर्थिक सुधार के जो नियम थे उसको लागू किए थे। अब देखते हैं कि इसके लिए उसने कौन कौन सी व्यवस्था की थी और किस तरीके से इस समस्या का उसने निराकरण किया। इस समय लगान राज्य की आमदनी का प्रमुख साधन था, इसलिए राज्य के आर्थिक साधनों में वृद्धि के लिए लगान व्यवस्था में सुधार आवश्यक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर जो था वो उपज का 1/3 के स्थान पर 1/2 लगान के रूप में वसूलने का आदेश दे दिया। कहने का मतलब ये है कि जो पहले भू राजस्व की जो दर था वो उपज का लगभग 33% था, जिसे बढ़ाकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 अर्थात कि लगभग 50% कर दिया था, है ना। इसके साथ ही साथ नए नए करों अर्थात टैक्स का आरोपण किया गया, जैसे घर ही मतलब आवास कर, चर ही मतलब चारागाह कर, घोड़ ही मतलब घोड़े पर कर आदि जैसे कर उसने लगा दिए। तो इससे भी उसकी राज्य की जो आय थी उसमें वृद्धि होने लगी थी। और दोआब क्षेत्र में भी करमुक्त भूमि पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और सभी भूमिदान वापस ले लिए गए। इसके अलावा धार्मिक अनुदानों जैसे कि एकता, वक्फ, मेल, इनाम, इरदार जैसे करमुक्त अनुदानों को भी अलाउद्दीन ने रद्द कर दिया। तो इन सारे कदमों से राज्य की आय में काफ़ी वृद्धि हो गई। इसके अलावा खम्स जो एक प्रकार का लूट कर था, खम्स में भी राज्य के हिस्से में वृद्धि की गई। पहले राज्य का हिस्सा खम्स में, मतलब कहने का मतलब ये है कि खम्स में पहले राज्य का हिस्सा 20% था और लूटने वाले का 80%, किंतु अलाउद्दीन ने इस स्थिति को बदल दिया, अर्थात कि खम्स में अब राज्य का हिस्सा 80% हो गया और लूटने वाले का हिस्सा मात्र 20% रहा। तो इससे भी राज्य की आय में काफ़ी वृद्धि हुई। अब दूसरे उद्देश्य की जो
आर्थिक सुधार का जो इसका दूसरा उद्देश्य था, देखते हैं उसका क्या था, कि मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। मध्यस्थ वर्ग जिसमें से खूत, मुकद्दम तथा चौधरी वगैरह आते थे, है ना, लगान वसूली में राज्य की मदद करते थे और इस सेवा के बदले उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसे अलाउद्दीन ने समाप्त कर दिया। क्योंकि ये राज्य को पूरा लगान नहीं देते थे, किसानों का शोषण करते थे और अपना विशेषाधिकार का दुरुपयोग एवं विद्रोह को बढ़ावा देते थे। अलाउद्दीन ने इन्हें लगान वसूली, रियायत, लगान आदि से भी वंचित कर दिया। साथ ही साथ इनको घोड़े पर चढ़ना, हथियार रखना, महल के वस्त्र पहनना तथा पान खाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो ये कुल मिला के मध्यस्थ वर्ग का जो विशेषाधिकार था उसके ऊपर नियंत्रण लगाने की अलाउद्दीन ने कोशिश की, है ना। अब है भू राजस्व का निर्धारण। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप को आधार माना तथा मध्यस्थ वर्ग, खूत और मुकद्दम को भी भू राजस्व देने को कहा, जिस तरह आम जनता देती थी, है ना। इसके साथ साथ राजस्व की वसूली पर भी खिलजी ने विशेष बल दिया। इसके लिए अलग से कर्मचारियों को नियुक्त किया गया तथा बकाया राशि की वसूली के लिए दीवाने मुस्तखराज, याद रखें आप लोग, नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये सवाल कि जो भू राजस्व की वसूली के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था, तो दीवाने मुस्तखराज नामक अधिकारी को वसूल किया गया था। आगे देखते हैं कि बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार उसकी मूल्य निर्धारण पद्धति या बाजार नियंत्रण था। इसकी जानकारी बरनी की रचना तारीख़ फिरोज शाही तथा फतवा ये जहांदरी, अमीर खुसरो की रचना खजानुल फुतुह, इसामी की रचना फुतुह उस सलातीन तथा इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला आदि से होती है ना। कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति के जो जानकारी के स्रोत हैं वो यही सब हैं। मूल्य नियंत्रण के उद्देश्यों को लेकर आधुनिक एवं समकालीन इतिहासकारों के विचारों में मतभेद है। इतिहासकार बर्नी ने इसे सैन्य उद्देश्य बताया। अमीर खुसरो ने मूल्य नियंत्रण के कार्य को आम प्रजा की भलाई के लिए बताया। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया। किंतु सैन्य कारणों को लेकर ज़्यादातर आधुनिक विद्वानों में सहमति है, जो कई प्रकार के तथ्यों से जाहिर भी होता है कि अलाउद्दीन के द्वारा जो आर्थिक नीति या बाजार नियंत्रण नीति अपनाई गई थी वो बेसिकली सैन्य उद्देश्यों को लेकर के ही अपनाई गई थी और एक पर हम लोग कह सकते हैं कि यह एक तरीके से राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, है ना। अब हम लोग आगे देखें कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो अपनाई गई उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई थी, है ना। बाजारों का नियंत्रण दीवान ए रियासत करता था। मलिक याकूब इस विभाग का अध्यक्ष था। अलाउद्दीन ने विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के लिए 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे। ये थे खाद्यान्न बाजार, दूसरा निर्मित वस्तुओं का बाजार जिसे सराय अदल कहा गया, तीसरा सामान्य वस्तुओं का बाजार और चौथा मवेशियों, गुलामों तथा बंदियों का बाजार, है ना। प्रत्येक बाजार एक सहना ए मंडी के नियंत्रण में होता था। सभी व्यापारियों का पंजीकरण किया जाता था और सुल्तान तक रोजाना बाजार की गतिविधियों की सूचना पहुंचाने का दायित्व सहना, बरीद तथा मुंशियों का था। महंगी तथा आयातित किंतु आवश्यक वस्तुओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती थी, किंतु इसके लिए खरीदार को परवाना नवीस, है ना, परवाना नवीस जिसे अनुज्ञप्ति अधिकारी कहा जाता है, से परमिट प्राप्त करना होता था। अलाउद्दीन ने संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में राजकीय गोदामों में खाद्यान्न जमा करने की व्यवस्था की थी। अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में खाद्यान्न की कमी की भरपाई इन्हीं सरकारी गोदामों में जमा खाद्यान्न से की जाती थी।
अलाउद्दीन ने बाजार मूल्यों को नियमित करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए। कौन कौन से उपाय थे? पहला, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण। बाजार नियंत्रण नीति के तहत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम सभी आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया। उसने खाद्यान्नों, कपड़ों, घोड़ों, गुलामों, बंदियों आदि सभी के मूल्य निर्धारित किए। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। पहला खाद्यान्नों के लिए, दूसरा सभी प्रकार के कपड़ों एवं कीमती वस्तुओं जैसे चीनी, घी, तेल, मेवे आदि के लिए, तथा तीसरा घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए, है ना। इन सभी बाजारों के नियंत्रण और प्रशासन के लिए विस्तृत विनियम अर्थात कि जवाबित बनाए गए। बर्नी ने अनाज की आपूर्ति से जुड़ी निम्नलिखित आदेशों की चर्चा की है, जैसे कि खाद्यान्नों में गेहूँ 7.5 जितल प्रति मन, चावल 5 जितल प्रति मन, नमक 2 जितल प्रति मन और शक्कर 1.25 जितल प्रति मन से पर बेचा जाना निश्चित किया गया। वहीं अच्छा सूती कपड़ा 1 टंके में 20 गज और मोटा कपड़ा 1 टंके में 40 गज, सूती चादर का दाम 10 जितल प्रति गज, सॉरी यहाँ पे नग हो गया है, इसको गज आप लोग पढ़ें, है ना, गज निर्धारित हुआ। किंतु रेशमी कपड़ा काफ़ी महंगा रहा। मवेशियों के बाजार में अच्छे घोड़े का दाम 100 से 120 टंका, मध्यम श्रेणी के घोड़े का 80 से 90 टंका और टट्टू का दाम 10 से 20 टंका रखा गया। घोड़ों की तुलना में गुलाम और बंदियों की कीमत बहुत कम रखी गई थी। दूसरा है वस्तुओं की पूर्ति, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में वस्तुओं की पूर्ति पर भी सम्यक रूप से विचार किया। उसने वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास भी कराए। सरकारी नियंत्रण द्वारा उसने अनाज संग्रह का समुचित ढंग से प्रबंध करवाया। कृषकों को यह निर्देश दिए गए कि वे अपनी उपज की एक निश्चित मात्रा सरकार को नियंत्रित मूल्य पर दें। लगान भी नगद न लेकर अन्न के रूप में लिया जाता था। इससे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में सुधार हुआ। तीसरा था व्यापारियों का पंजीकरण। व्यापारियों के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक कर दिया गया। सरकार की ओर से व्यापारियों की सहायता हेतु उन्हें ऋण भी दिया जाता था। चौथा है राशन व्यवस्था। आवश्यकता के अनुसार राशन प्रणाली भी लागू की जाती थी। प्रतिदिन 1/2 अर्थात कि आधा मन प्रति घर की दर से अनाज दिया जाता था। यहाँ पे ध्यान रखें कि राशनिंग व्यवस्था लागू करने वाला जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। नेक्स्ट है बाजार निरीक्षकों की नियुक्ति। बाजार में समुचित ढंग से निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। बाजारों के लिए दीवान रियासत नियुक्त किए गए। मलिक काफूर को सहना मंडी के पद पर नियुक्त किया गया। वह व्यापारियों का पंजीकरण करने का सर्वोच्च अधिकारी था। बाजार का दूसरा उच्च अधिकारी बरीद ए मंडी होता था। वह बाजारों में वस्तुओं के मूल्य व तोल का निरीक्षण करता था। उसके अधीन कई छोटे और बड़े अधिकारी होते थे। वे सभी बाजारों का निरीक्षण करते थे। कम तोलने वाले या अधिक मूल्य लेने वाले को दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है कठोर दंड व्यवस्था। सुल्तान ने अपनी बाजार नीति को सफल बनाने के लिए कठोर नियम बनाए थे। प्रत्येक प्रकार की सट्टेबाजी तथा चोर बाजारी का कठोरता से दमन किया गया। दोआब क्षेत्र के पदाधिकारियों को इस बात की लिखित गारंटी देनी पड़ती थी कि हम किसी को चोरी से अनाज जमा न करने देंगे न करेंगे, है ना। इस प्रकार व्यापारियों को अनाज तथा अन्य वस्तुएं जमा करके रखने का अधिकार नहीं था, बल्कि मांगे जाने पर उन्हें चीज़ें बेचनी पड़ती थी। प्रमुख व्यक्तियों, अमीरों, पदाधिकारियों तथा धनी व्यक्तियों को बाजार से बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने से पहले सहना मंडी के दफ्तर से परमिट लेना पड़ता था। दीवान रियासत तथा सहना मंडी नामक 2 पदाधिकारी, सराय अदल नामक एक न्यायाधीश तथा अनेक अन्य अधीनस्थ अफसरों की सहायता से इन नियमों को कठोरतापूर्वक कार्यान्वित कराते थे। वे ईमानदारी से तथा नियमानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते और नियमों का उल्लंघन करने वालों को
कठोर दंड देते थे। इस तरह अलाउद्दीन के द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों एवं बाजार नियंत्रण नीति के परिणाम स्वरूप अनाज, कपड़ा तथा अन्य वस्तुएं बहुत सस्ती हो गईं, जिससे एक विशाल सेना संगठित करने में वह कामयाब हो सका। अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी सुधार पूर्णतः सफल सिद्ध हुए। उसने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और साम्राज्य विस्तार के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। साथ ही साथ उसने मध्यस्थ वर्ग द्वारा विद्रोह की समस्या पर नियंत्रण भी प्राप्त किया। अतः वह अपने दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा। इतिहासकार नासिरुद्दीन के अनुसार अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण उसकी परोपकार की भावना का परिणाम था, जबकि बरनी के अनुसार अलाउद्दीन का मूल्य नियंत्रण शाही सैनिकों के लिए और राजकोष की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस उद्देश्य के लिए भी बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया या आर्थिक सुधार की नीति को अपनाया, उसमें वह पूर्णतः सफल रहा। और यहाँ ये जो बरनी का स्टेटमेंट है ये ज़्यादा सटीक है कि अलाउद्दीन का मूल्य नियंत्रण शाही सैनिकों के लिए और राजकोष की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए था, ताकि वह अपने साम्राज्यवादी नीति को आसानी से फलीभूत कर सके, उसे लागू कर सके। तो इस तरीके से यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आर्थिक सुधार किया गया था या बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया था, उसका एक कंक्रीट आंसर है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितना आंसर लंबा आंसर लिखा गया है उतना ही लंबा आंसर आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स में लिखना है। इससे ज़्यादा आप लोग लिखेंगे तो शायद समय का अभाव हो जाएगा सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में। तो इतना ही आंसर लिखने का आप लोग रिटर्न प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।